हेलो फ्रेंड्स, वी आर वेरी वेलकम टू माय चैनल डीप ग्लोबल फाउंडेशन। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हमने क्लास 12 की फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो बोर्ड पेपर में आते हैं, यानी कि जो एग्जाम में आते हैं हमारे बोर्ड वाले, वो क्वेश्चंस हम लोग इसमें से कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, मैंने खुद से एनालिसिस करा है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हर बार क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, वैसे क्वेश्चंस को मैंने लिया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई कई बार आए हैं। कोई क्वेश्चन 2-3 बार से तो कम आया ही नहीं है, हर बार क्वेश्चन ये वाले आ रहे हैं। बाकी कई क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड नहीं होते हैं, बट ये क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कई बार रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए मैंने इनको लिया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टाइम को बिना खराब किए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी धात्विक चालक का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। देखो, धात्विक चालक जो होता है उसका परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो क्या होता है आप लोग बताइए, पहले आप लोग कमेंट करिए क्या होता है। इसमें से ऑप्शन हमारा पहला दिया गया है 0, या फिर क्या दिया गया है 0, दूसरा दिया गया है 1, या फिर 100, या फिर अनंत। इसमें से आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 0, 1, या फिर 100, या फिर अनंत। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो अनंत। ये परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है, परावैद्युत स्थिरांक सॉरी, धात्विक चालक जो होता है उसका परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो अनंत होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या होता है, चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होता है। अपवाह वेग आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो अभी आप पढ़ेंगे आगे अपवाह वेग क्या होता है। तो अपवाह वेग क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है। क्वेश्चन ये है, लेकिन आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि अपवाह वेग होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको पता करिए अपवाह वेग क्या होता है। अब लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं, चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग किसके समानुपाती होता है। किसके समानुपाती आप लोग बताइए, वैद्युत क्षेत्र, या फिर विश्राम समय, या फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए व बी दोनों ही। दोनों ही इसमें ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ए व बी। तो ए व बी को हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी जंक्शन पर किरचॉफ का प्रथम नियम, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये यहाँ पे किरचॉफ का नियम 2 बार लिख गया, का किरचॉफ का नियम का प्रथम नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, या फिर किसके नियम पर आधारित होता है। तो आप लोग बताइए पहले, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, या फिर आवेश संरक्षण, या फिर संवेग संरक्षण, या भार संरक्षण, किस पे, द्रव्यमान संरक्षण कह सकते हैं। तो किसके संरक्षण पर, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आवेश संरक्षण। क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना मृग तृष्ण के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। आप लोग बताएं, मृग तृष्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन, या फिर व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आप बताइए। इसमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को निम्न माध्यमों में से किस माध्यम से गुजरेगा। अब इसमें से 2 माध्यम देखो, दो माध्यम एक एक ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि विरल से सघन, सघन से विरल। तो ये पूछ रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो कौन से 2 माध्यम है जिनके बीच की ये घटना हो तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब विरल से सघन में जाए तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, कि सघन से विरल में जाए तब आंतरिक परिवर्तन होगा पूर्ण आंतरिक, या फिर वायु से जल में जाए तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, या फिर निर्वात से किसी भी माध्यम में चला जाए। पहला माध्यम निर्वात होना चाहिए, दूसरा माध्यम कहीं भी चला जाए, ये कह रहा है, तब होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा सघन से विरल। जब सघन से विरल में प्रवेश करता है प्रकाश, तो वहाँ पे पूर्ण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक। एक मिनट, ये सही, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य निम्न होती है। क्या क्वेश्चन क्या है, देखो किसी विद्युत सॉरी क्वेश्चन देखो, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की, वो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य
निम्न होती है। किसकी तरंग दैर्ध्य हो, किस तरंग की तरंग दैर्ध्य निम्न होती है? तो इसमें से ऑप्शन है अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो इसमें से ऑप्शन हमारा हो जाएगा गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा जो है उसमें गामा बना देते हैं ऐसे, तो गामा किरणें, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। ये बना देंगे ऐसे केवल और किरणें लिख देंगे, ठीक है, तो गामा किरणें है वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक स्थित आवेश उत्पन्न करता है, जो आवेश होता है जो स्थित होता है वो क्या उत्पन्न करता है? देखो जब आवेश चलते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी आवेश चल रहे हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। लेकिन कोई इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश रुके हुए हैं, सभी आवेश, एक आवेश है वो स्थित है, तो एक आवेश मान लो क्यों है, ठीक है, अगर ये प्लस है तो अपने और चारों ओर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी चारों तरफ, है ना, तो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या होता है? उसकी तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर एक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन है ओम मीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर, या ओम प्रति मीटर, यानी कि एक मीटर में 1 ओम, या फिर ओम प्रति सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1 ओम। कितना होता है उसका? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, मैंने देखा इनको कई बार क्वेश्चन से आए, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया। कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, यानी जैसे ये क्वेश्चन है यूनिट पूछ लेते हैं। आप लोग 12th में आ गए, 12th में पढ़ रहे हैं, अब ये ऐसे क्वेश्चन हाई स्कूल में भी आते हैं, यूनिट पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो हाई स्कूल का है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, हाई स्कूल से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कठिन है, बट कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल, इसमें सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, और ये थ्योरी वाले क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं सेम, क्योंकि इसमें डिजिट भी नहीं चेंज होना है और थ्योरी तो बदलेगी नहीं, इसलिए क्वेश्चन इसमें ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। और बहुत जल्दी, बिल्कुल एक सेकंड में आप देख के टिक लगा सकते हैं, आपका टाइम भी नहीं जाएगा। जो न्यूमेरिकल वाले और MCQ होते हैं उसमें आप लोगों का थोड़ा वो रहता है कि गलत भी हो सकता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा आप लोगों को देखने में आसान लगेगा, लेकिन वो होगा नहीं, इतने जल्दी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन थ्योरी वाला जो MCQ होता है उसको आप देख के तुरंत टिक लगा सकते हैं, इसलिए आप लोग थ्योरी वाले MCQ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वो भी पढ़ना है, वो न्यूमेरिकल वाले जो MCQ हैं उनको भी पढ़ना है, लेकिन इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश का वेग किसमें सबसे कम होता है? क्या है? कम होता है। अब देखो आप लोगों को पता है कि प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में सबसे चाल उसकी जो होता है सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कम। क्या कह रहा है? कम कहाँ पे होते हैं? कम होती यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का वेग किसमें सबसे कम होता है? कौन सा मीडियम है जिसमें से प्रकाश का वेग बहुत कम रहता है? तो पहला निर्वात, वायु, कांच या जल या कांच, ठीक है। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? कांच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांच में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन देखो क्या है, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर, कोई उत्तल लेंस है उसको हम पानी में डुबो देते हैं। उत्तल लेंस आप लोगों को पता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, दोनों साइड में पतला बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसको कह रहा है कि पानी में डुबो देते हैं, ये उत्तल लेंस है हमारा, ठीक है। ये मान लो पानी है, इसमें भरा हुआ पूरा, ये बीकर में हमने इसको डुबो दिया। तो अब कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी पर, इसकी जो फोकस दूरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वो कह रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा या फिर समान रहेगी फोकस दूरी, या फिर कुछ नहीं होगा, जितना है वैसे ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। आप लोगों को पता है फोकस दूरी जो ऐसे मेन एक्सिस रहता है उस पर फोकस दूरी यहाँ पे ऐसे ऐसे रहती है ना, तो फोकस दूरी क्या कह रहा है, क्या होगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी? तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें लेकिन फोटॉन पूछा है, प्रोटॉन नहीं पूछा है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो फोटॉन समझ के तुरंत लगा देते हैं, गलत टिक। यहाँ पे फोटॉन पूछा है, तो फोटॉन का जो है विराम द्रव्यमान होता है जो, वो होता है शून्य। कितना होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इसमें, या फिर नहीं पढ़े तो लास्ट चैप्टर है इसका शायद, उसमें होता है पी टाइप एन टाइप, डायोड उसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो पी टाइप क्या होता है, जो एक, पहली बात तो पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं दो मटेरियल के बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, तो इसे पूछना है पी टाइप अर्धचालक के चालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, कोटर, या फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन, या फिर ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोटर। क्या हो जाएगा? कोटर। ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फिर से आ गया, कक्षा 10 का क्वेश्चन फिर से आ गया है ना। कोई भी बच्चा देख के आराम से तुरंत टिक लगा देगा, बिल्कुल सही सही। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट। क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन दिख रहा है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का पालन करता है? जो लेंज का नियम है वो किसी के संरक्षण नियम का पालन करता है, वो नियम कौन सा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, आवेश संरक्षण, या फिर संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, या द्रव्यमान संरक्षण। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, ऊर्जा संरक्षण। क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा, एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। जो शक्ति गुणांक होता है उसका मान कितना होता है? तो ये इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर शून्य, ए पहला ऑप्शन है शून्य, या फिर बी है जो वो एक कहना है, या फिर सी कह रहा है अनंत, या फिर आधा यानी हाफ हो जाएगा। तो इन्फिनिटी तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेरण उसका शक्ति गुणांक इन्फिनिटी नहीं होता, अनंत नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। जो हाइड्रोजन के परमाणु की जो पहली कक्षा होती है उसमें कितने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऊर्जा कितनी होती है? क्वेश्चन ये पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, लेकिन कई बार मैंने देखा इसको 3-4 बार से ज़्यादा ही क्वेश्चन, कम से कम अप्रॉक्स 5 से 6 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2024-25 में भी आया क्वेश्चन, 2023-24 में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जो साबुन का बुलबुला होता है, आप लोग पानी में साबुन को घोलते हैं तो क्या होता है उसमें कि वो जो है बुलबुला देता है, रंगीन बुलबुले उसमें उठते हैं। ठीक है, तो वो रंगीन बुलबुले उठते हैं और जब उस पर सूर्य पड़ता है तो वो रंगीन दिखने लगते हैं। इसका कारण क्या है? आप लोग बताएं, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, या प्रकाश का ध्रुवण। आप लोग पहले बताएं क्या होगा इसका ऑप्शन सही। तो इससे देखो प्रकाश का विवर्तन तो नहीं होगा, ना ही प्रकीर्णन होता है, ध्रुवण भी नहीं होगा। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण। परम शून्य ताप केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं पढ़ रहा हूँ, परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन। परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन होता है। पर शुद्ध अर्धचालक व्यवहार करता है, यानी वो कैसा व्यवहार करेगा? जो परम शून्य ताप है वो अर्धचालक जो है परम शून्य ताप पर, यानी कि कोई अर्धचालक है। क्वेश्चन देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। जो अर्धचालक होते हैं यानी सेमीकंडक्टर होते हैं वो उसका जो है परम शून्य ताप पर वो कैसा व्यवहार करता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। पहला क्वेश्चन सुचालक की बात, अतिचालक की बात, या फिर पूर्ण चालक की बात, या फिर पूर्ण कुचालक। यहाँ पे मिस प्रिंट देखो गलत टाइप हो गया है, पूर्ण कुचालक होगा। यहाँ पे क्या होगा? पूर्ण कुचालक की बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? आप लोग बताएं पहले। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सुचालक तो नहीं होता है। ठीक है, अतिचालक की बात भी नहीं कार्य करता है,
या फिर पूर्ण चालक की बात तो बिल्कुल ही कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखो, मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कुचालक माध्यम रखने पर उसकी धारिता, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र, यानी समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसे दो प्लेट लगे होते हैं, ठीक है। अब इसमें इसके संधारित्र होता है, और इसके बीच कुचालक माध्यम, यानी कि कोई माध्यम एक ऐसा जो कुचालक है, ठीक है, रखने पर इन दोनों प्लेटों की धारिता कितनी होगी बता रहा है। घटेगी या बढ़ेगी, समान रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगी। क्या होगा? बढ़ जाएगी, यानी बढ़ती है। कुचालक रखने पर क्या होता है? बढ़ती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन सही से बढ़िया से समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कहीं पे डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं लाता हूँ। लॉन्ग वीडियो रहते हैं बट वैसे थ्योरी वाले को मैं वीडियो नहीं लाता हूँ, बहुत कम ही लाता हूँ। थ्योरी वाली वीडियो मैथ्स या फिज़िक्स की ही मिल सकते हैं, जिसमें से बेसिकली मैथ्स मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, मैथ का आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर किसी भी टॉपिक पर, क्लास 12 तक किसी भी टॉपिक पर आपका कोई क्वेश्चन है उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी आपका कोई MCQ नहीं समझ में आया इसमें से, वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री में आप कुछ है अगर पूछना तो आप पूछ सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मेरी टीम बताएगी, कोई बताएगा, लेकिन उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और MCQ, मैं आप लोगों को बता दूं कि MCQ जो भी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में MCQ क्वेश्चन ही आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन बहुत, वैसे वहाँ पे लिखने वाला CBT भी ऐसा आता है, कंप्यूटर पे पेपर होता है, अब बताओ ऑप्शनल उसमें टिक लगाना है। तो इसलिए आपको टिक वाले क्वेश्चन जो है, ऑप्शनल क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और बोर्ड एग्जाम में भी MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, इसलिए आप लोगों को, और इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल 10 सेकेंड में इसको कर लेंगे, अगर आपको नहीं आता तो इसमें फिर पूरा नंबर चला जाएगा। और इसमें आप टिक लगाएंगे, मान लो 4 क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन तुक्का से भी सही हो गया, ठीक है। तो MCQ पढ़ना बढ़िया इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस भी आता है क्वेश्चन जब सही होते हैं। तो आप लोगों को बढ़िया अच्छे से पढ़िए इसको और प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच।